नमस्कार। खाना, जी हाँ, जो हम रोज खाते हैं वो सिर्फ हमारी भूख नहीं मिटाता, बल्कि इसके पीछे एक पूरा का पूरा विज्ञान काम करता है। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम खाने से जुड़े कई गहरे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। इतिहास की कुछ अनसुलझी मेडिकल मिस्ट्रीज से लेकर खेतों से हमारी प्लेट तक पहुंचने वाले खाने के लंबे सफर को आज हम बिल्कुल आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। खाने के असली महत्व को समझने के लिए आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है साल 1746 की। लंबे समुद्री सफर पर निकलने वाले नाविक अचानक एक बहुत ही रहस्यमयी बीमारी का शिकार होने लगे थे। उनके मसूड़ों से लगातार खून बहता और उनमें भारी सूजन आ जाती। जरा सोचिए, इतने लंबे सफर के दौरान बीच समुद्र में आखिर उनके शरीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? इस मिस्ट्री को और खाने के पूरे विज्ञान को समझने के लिए आज हम इन 5 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, ऐतिहासिक रहस्यों को सुलझाना। दूसरा, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स यानी सुरक्षात्मक पोषक तत्व। तीसरा, खाने में मौजूद तत्वों का टेस्ट। चौथा, एक बैलेंस डाइट तैयार करना। और पांचवा, खेत से प्लेट तक का सफर। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, ऐतिहासिक भोजन रहस्यों को सुलझाना। उन बीमार नाविकों पर स्कॉटिश डॉक्टर जेम्स लिंड ने करीब से नजर रखी। उन्होंने एक बड़ी ही दिलचस्प बात नोटिस की। जो नाविक अपने खाने में नींबू और संतरे जैसे खट्टे फल खा रहे थे, वो इस भयानक बीमारी से तेजी से रिकवर हो रहे थे। इस बीमारी को बाद में स्कर्वी नाम दिया गया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि ये कोई इन्फेक्शन नहीं था, बल्कि शरीर में विटामिन सी की कमी का सीधा सा असर था। बिल्कुल इसी तरह का एक और चौंकाने वाला मामला 1960 के दशक में सामने आया था। हिमालय और उत्तरी मैदानी इलाकों में लोगों की गर्दन के सामने वाले हिस्से में अजीब सी सूजन देखी जाने लगी, जिसे गॉइटर या घेंगा रोग कहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इसकी जांच की तो पता चला कि असल में उस इलाके की मिट्टी में ही आयोडीन की भारी कमी थी। और इसका इलाज क्या था? सरकार ने तुरंत रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आयोडीन युक्त नमक की शुरुआत कर दी। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, सुरक्षात्मक पोषक तत्व यानी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। इस टेबल पर एक नज़र डालिए। ये साफ दिखाता है कि हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए कुछ खास विटामिन और मिनरल्स कितने ज़रूरी हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो सकती है, जिसे गाजर और पपीता खाकर रोका जा सकता है। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं, यानी रिकेट्स हो सकता है, जिसके लिए धूप और दूध की जरूरत होती है। इसी तरह आयरन की कमी से एनीमिया और आयोडीन की कमी से गोइटर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स असल में होते क्या हैं? सरल शब्दों में कहें तो ये वो ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स हैं जो हमें बीमारियों से बचाने और फिट रखने के लिए चाहिए होते हैं। भले ही हमारे शरीर को इनकी बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए, शरीर के डिफेंस सिस्टम को सही से चलाने के लिए ये बिल्कुल अनिवार्य हैं। वैसे बात सिर्फ विटामिन पर ही खत्म नहीं होती। एक स्वस्थ शरीर पूरी तरह से डाइटरी फाइबर, जिसे रफेज भी कहते हैं, और पर्याप्त पानी पर भी निर्भर करता है। रफेज हमें साबुत अनाज और ताज़े फलों से मिलता है, और ये बिना पचे हुए खाने को शरीर से बाहर निकालने में अहम रोल निभाता है। दूसरी तरफ पानी हमारे खाने से पोषक तत्वों को सोखने और पसीने और यूरिन के जरिए शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे टॉपिक की ओर, भोजन के घटकों का परीक्षण, यानी खाने में क्या है, ये कैसे पता करें। वैज्ञानिक आखिर कैसे साबित करते हैं कि हमारे खाने में क्या क्या मौजूद है? स्टार्च का ही उदाहरण लेते हैं। इसे टेस्ट करना बहुत ही आसान है। आलू का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उस पर डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन की बस 2 से 3 बूंदें डालिए। अगर उसका रंग बदलकर नीला काला हो जाए तो समझ लीजिए कि उसमें स्टार्च मौजूद है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है। फैट या वसा को टेस्ट करना तो इससे भी कहीं ज्यादा आसान है। मूंगफली जैसे किसी भी खाने की चीज को लीजिए और उसे कागज के टुकड़े में लपेटकर हल्के हाथ से दबाइए। बस ध्यान रहे कि कागज फटे नहीं। अब उस कागज को रोशनी की तरफ करके देखिए। अगर आपको उस पर एक हल्का पारदर्शी तेल जैसा धब्बा दिखाई दे तो बस समझ जाइए कि उस खाने में फैट मौजूद है। वहीं दूसरी ओर प्रोटीन का पता लगाने के लिए थोड़ा सा केमिकल टेस्ट करना पड़ता है। सबसे पहले खाने को पीसकर उसका पाउडर या पेस्ट बना लीजिए। फिर उसे एक टेस्ट ट्यूब में पानी के साथ अच्छे से मिलाइए। अब इसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंदें और कास्टिक सोडा की 10 बूंदें डालिए। अगर थोड़ी देर में इस मिक्सचर का रंग बदलकर बैंगनी या वॉयलेट हो जाए तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि उसमें भरपूर प्रोटीन है। अब आते हैं हमारे चौथे भाग पर, एक संतुलित आहार तैयार करना।
जब हम जंक फूड और सेहतमंद खाने के न्यूट्रिशन लेबल्स को आमने सामने रखते हैं तो नतीजे सच में चौंकाने वाले होते हैं। एक तरफ हैं पोटैटो वेफर्स, जिनमें 536 कैलोरी और 35 ग्राम तक फैट होता है, जबकि प्रोटीन के नाम पर सिर्फ 7 ग्राम। इसके ठीक उलट अगर भुने हुए चने को देखें तो कैलोरी कम है, फैट ना के बराबर है और इसमें शानदार 18.64 ग्राम प्रोटीन मिलता है। सीधा सा मतलब है कि जंक फूड सिर्फ खाली कैलोरी और फैट बढ़ाते हैं, जबकि सही ऑप्शंस असली पोषण देते हैं। इसी सही चुनाव को हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। ये एक ऐसी डाइट है जिसमें हमारे शारीरिक विकास के लिए बिल्कुल सही मात्रा में सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स, रफेज और पानी शामिल होता है। अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार ऐसी डाइट लें तो हमारा शरीर मजबूत बनता है और मोटापे जैसी कई गंभीर बीमारियों से हम बचे रहते हैं। जब भी बैलेंस डाइट की बात होती है तो मिलेट्स यानी मोटे अनाज का जिक्र जरूर आना चाहिए। ज्वार, बाजरा और रागी जैसी हमारी ये देसी फसलें असल में न्यूट्रिशन का पावर हाउस हैं। इसीलिए इन्हें न्यूट्री सीरियल्स भी कहा जाता है। ये विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम से कूट-कूट कर भरे होते हैं और सबसे अच्छी बात, ये पर्यावरण के बहुत अनुकूल हैं और इन्हें उगाना भी काफी आसान है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, खेत से प्लेट तक का सफर। विटामिन्स और मिनरल से थोड़ा बाहर निकलकर जरा इस बड़ी तस्वीर को देखिए। एक साधारण सी रोटी के पीछे कितनी लंबी मेहनत छुपी होती है। किसान को खेतों में गेहूं उगाने में महीनों लग जाते हैं, फिर उसकी कटाई और पिसाई में कई हफ्ते लगते हैं। इसके बाद आटा पैक होकर ट्रांसपोर्ट के जरिए दुकानों तक पहुंचने में कई दिन लेता है और इस पूरी महीनों की मेहनत को रसोई में गूंथकर रोटी बनाने और खाने में हमें सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं। यहीं से एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसे फूड माइल्स कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी खाना खेत से लेकर फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय करता है। अगर हम स्थानीय किसानों से लोकली उगाया गया खाना खरीदें तो हम इन फूड माइल्स को काफ़ी कम कर सकते हैं। इससे हमें ताज़ा खाना तो मिलेगा ही, साथ ही ट्रांसपोर्ट का भारी खर्च और पर्यावरण प्रदूषण भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब इस पूरी लंबी और मुश्किल प्रक्रिया को समझने के बाद ज़रा इस बारे में सोचिए। जब हम जानते हैं कि हमारी थाली तक खाना पहुंचाने में महीनों का पसीना और ढेरों संसाधन लगे हैं, तो फिर हर दिन इतनी बड़ी मात्रा में खाना प्लेट में जूठा क्यों छोड़ दिया जाता है? हमारे किसानों की इस अपार मेहनत को समझना हमें अपने भोजन की कद्र करना सिखाता है। नियम बहुत ही सीधा है, प्लेट में सिर्फ उतना ही खाना लें जितनी भूख हो, ताकि एक भी दाना बर्बाद ना हो। क्या आज की इस चर्चा के बाद खाने को देखने का नजरिया कुछ बदला? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।